नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका कैपिटल वन स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत स्पेशल है और इसलिए भी क्योंकि एक तो जो मेहमान हमारे यहाँ पर बैठे हैं उनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं और दर्शकों की और हमारे सभी देखने वालों के बहुत ख़ास डिमांड पे उनको आज हम लोगों ने दोबारा से आमंत्रित किया और इस उद्देश्य से आमंत्रित किया है कि वो हमारे साथ अब आगे की जर्नी के लिए बने रहें। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं श्री सुभाष अग्रवाल जी के साथ में। ये जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि सुभाष अग्रवाल जी की एक ख़ास मुहिम है जिसे वो सिस्टमेटिक अरोमा मसाजिंग कहते हैं। इस मुहिम के तहत वो मरीज़ों को ठीक करने का दावा करते हैं। इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कहाँ तक इनका ये दावा सही है और इसके बाद ही इस सीरीज़ को हम लोग आगे का अंजाम देंगे। ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि ये दावा कहाँ तक सही है, ये दावा महज दावा है या फिर इसके पीछे की हकीकत जो है वाकई में कुछ ऐसी असलियतों का सामने लेके आ रही है जिससे आज तक हम लोग अनजान हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इनके सिस्टमेटिक अरोमा मसाजिंग से बहुत सी बीमारियां ठीक हो पाती हैं और बहुत से मरीज़ फिर से अपनी ज़िंदगी को वापस पा लेते हैं, तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी इस समाज के लिए भी और हमारे टेलीविज़न चैनल के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो आइए मिलते हैं सुभाष जी से और उसके बाद रूबरू करेंगे हम कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनका उन्होंने इलाज किया है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में एक बार फिर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब, आपने दोबारा याद किया, मैं हाजिर हूँ। आपने बात की कि मैं दावा करता हूँ, मैं दावा नहीं करता, मैं सेवा करता हूँ। जी सर, बिल्कुल सही है आपकी बात और आपकी भावना, लेकिन हमें इस प्रकार के शब्दों का चयन करना पड़ता है मजबूरी में कई दफ़ा क्योंकि समाज में सर दो तरीके के व्यक्ति हैं। एक वो जो बिल्कुल अंधविश्वास में जीते हैं कि एक बंदे पे विश्वास कर लेते हैं, एक व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को उन पे समर्पित कर देते हैं। लेकिन दूसरे वो हैं जो बुद्धिजीवी हैं। तो बुद्धिजीवियों को ये जानना ज़रूरी है इस प्रोग्राम के थ्रू कि जो आप कह रहे हैं वो महज दावे नहीं हैं। तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी तो हुई इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए, नहीं लेकिन इसका मैंने खुलासा भी कर दिया कि मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया क्यों। सर, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने आपसे हमने बात करी थी तो सिस्टमेटिक एरोमा मसाजिंग के बारे में आपने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हमें दिया था जी। कुछ और डिटेल में बताएंगे प्लीज़। देखिए, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, नोन या अननोन जी, वो हमें दर्द देती हैं, हमें बताती हैं कि मैं हूँ। अगर हम जिंदा हैं तो हमें दर्द अवश्य होगा अगर कोई बीमारी है जी। हम उस दर्द को अगर दबा देते हैं पेन किलर से, नींद की गोली से या किसी और तरीके से, तो वो दर्द ख़त्म नहीं होता। वो दर्द तो रहता है, केवल उसकी कुछ टीस हमें कम महसूस देती है और वो अंदर ही अंदर हमें ख़राब करता रहता है। हम अपनी सिस्टमेटिक अरोमा मसाज थेरेपी से उस दर्द के कारण को समझ के उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आदमी के शरीर में खून रोज़ बनता है, अगर रोज़ ना बनता तो हर महीने जो लेडीज़ को पीरियड्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती। कोई ब्लड डोनेशन करने वाले आदमी की तो हालत ही ख़राब हो जाती। लोग तो 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन कर देते हैं। तो शरीर में खून रोज़ बनता, ये बात पक्की है, लेकिन वो खून अगर ज़रूरत से ज़्यादा बने तो गलत है, ज़रूरत से कम बने तो गलत है। होता क्या है कि जब हमारे शरीर में कोई केमिकल पहुंच जाता है किसी भी तरीके से दवाई के रूप में, वो जाकर के हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी पैदा करता है, हमारे खून को ख़राब करता है। उस खून को ख़राब होने से वहाँ पर उस नस में टाइटनेस आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है और उसका डायमीटर अंदर से कम हो जाता है, जिससे खून को बहने में दिक्कत आती है।
लेकिन हार्ट एक पंप है, वो प्रयास करता है कि सब जगह खून पहुंचे, नहीं तो पैरालिसिस हो सकता है। तो उस स्कीम में हार्ट अपना प्रेशर बढ़ाता है। हार्ट प्रेशर बढ़ाता है तो जिस जगह पे नस पतली है, हार्ड हो गई है, खून पनीर बन गया है, उस जगह पे प्रेशर ज़्यादा होता है। सर माफ़ी चाहूँगा, एक बीच में आपको टोक रहा हूँ, बल्कि आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ जी। जो आपने भी दो बातें कही, एक तो खून ज़्यादा बनना, मैं क्योंकि ये प्रश्न जो है ज़्यादातर इस एपिसोड के अंदर बुद्धिजीवियों के लिए पूछूंगा, तो ये खून ज़्यादा बनना कोई मेडिकल टर्म भी है सर इसकी? खून की जितनी रिक्वायरमेंट है आदमी को उतना बनता रहता है। ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है बॉडी का। जिस तरह से हमारे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर का टेम्परेचर 98.4 है, उसी प्रकार जितनी भी बॉडी को खून की ज़रूरत है वो बन जाता है। लेकिन अगर उसमें से कुछ खून खराब हो जाता है, कुछ खून टाइट हो जाता है, कुछ खून का पनीर बन जाता है, तो और खून बनना पड़ता है और वो बन जाता है। तो वो कहते ना मोटापा हो गया, मोटापा कुछ नहीं है, वो ही पनीर बना हुआ खून हमारे शरीर में लटकना चालू हो गया, वही गांठें नज़र आ रही हैं, वही मोटापा है। अगर उसको हम अपनी मैसाज थेरेपी से ठीक कर दें, उस खून को दोबारा से चालू कर दें, तो वो खून आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतना बनाने की, और वो आदमी पतला होता चला जाएगा। मैंने अपना वज़न 25 किलो करीब कम कर लिया है। इसी सिस्टम से मैं दूसरों को भी ठीक करता हूँ, अपने आप को भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ। पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, अब मेरा वेट 25 किलो कम है। तो खून हमें देखना है कि हमारी बॉडी में कहीं डिपॉजिट तो नहीं पड़ा है, और जहाँ फालतू डिपॉजिट पड़ा है वहीं पे दर्द है। क्या आपका इशारा क्लॉटिंग की तरफ है? जी बिल्कुल, क्लॉट हो जाते हैं जी, ब्लड क्लॉट्स बन गए, वो हार्डनेस आ गई, वो फिर वो जब हड्डी से चुभते हैं तो दर्द करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर दिमाग में ऐसा हो जाए, दिमाग में बहुत बारीक बारीक नसें हैं, वहाँ पे खून का अगर ऐसे क्लॉट बन जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इनफैक्ट हमारे आज ऑडियंस के अंदर जो कुछ लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आपने ट्रीट किया है, और एक सज्जन हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनका, जो आपने अभी अभी बताया कि ब्रेन की तरफ क्लॉटिंग अगर हो जाती है तो उस तरफ शायद कहीं पे कुछ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, तनुज सपरा जी हैं जी, जिनके साथ आज से 1.5 साल पहले ये गुजरा है। वो बेचारे बहुत परेशान थे। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि उनके दिमाग में बहुत परेशानी थी। वो बताएंगे अपने बारे में उनके साथ क्या गुजरा, उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार तरुण जी, आपका स्वागत है स्टूडियोज़ में। जैसे अभी सुभाष जी ने बताया कि कुछ दिमाग में जब क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड का फ्लो वहाँ से रुक जाता है, तो काफ़ी दर्द सा उठता है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा? मुझे आज से अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 साल पहले ऐसा हुआ था। लास्ट ईयर फेब के आसपास, मार्च के आसपास, मेरे सिर में अचानक एकदम से काफ़ी भयानक सी दर्द उठी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान था। और धीरे धीरे करते करते मुझे पता नहीं चला कब मैं अपने बिस्तर पे रात को सोते हुए, मैं जब है दर्द शुरू हुआ, और सोते सोते पता नहीं चला कब बेहोश होना शुरू हुआ, और कब उसके बाद उठा नहीं। 2 दिन तक मैं अपने घर पे बेहोश रहा। मुझे नहीं पता कि कब मैं अस्पताल में गया, कब मेरे साथ क्या हुआ। 3-4 दिन के बाद जब मेरे को होश आया तो मुझे पता चल रहा था कि मेरे सिर में इतनी दर्द थी। मैंने जो डॉक्टर्स को उस वक्त बताया था, इतनी दर्द थी कि जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और फिर उसके बाद 17-18 दिन अस्पताल में रहने के बाद जो था दर्द मेरे को हल्का फुल्का कम होता था, बढ़ता था, कम होता था, बढ़ता था। ऐसे सुनते सुनाते अंकल जी के पास गया। मेरे इनके साथ काफ़ी अच्छे पुराने रिलेशंस भी हैं, तो मेरे फादर साहब मुझे ज़बरदस्ती लेके गए। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मेरे को उस वक्त भी जब मैं इनके पास गया, काफ़ी हद से मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का मुझे पेन था, जिसे मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मुझसे बातचीत करी उस चीज़ के बारे में, और मुझे मेरी बात को, मेरी प्रॉब्लम को समझा, और उन्होंने उसके बाद मुझे थेरेपी दी। मुझे 2 से ढाई घंटा, 1.5 से ढाई घंटे के अप्रॉक्सी इन्होंने मेरे को टाइम देकर मेरी थेरेपी करी, और उसके बाद मैं इनके पास दोबारा कभी नहीं गया। वो मेरी दर्द पता नहीं कहाँ गई, मुझे नहीं पता चला।
सर जैसे अभी तरुण जी ने बताया, तो आप कुछ बताएंगे क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? जो मुझे बताया गया था वो ये था कि इनको बुखार के बाद कुछ दर्द हुआ था, तो डॉक्टर्स ने नींद की गोलियां और दर्द की गोलियां दे दे के इनको किसी ढंग से रखा हुआ था। जैसे ही इनकी नींद खुलती तो इनको नींद की गोली दे दी जाती। दर्द इनको जब सो गए तो कहाँ होगा, तो इस तरह से ये परेशान थे। तो मेरे पास जब आए तो मैंने देखा इनके सर में कुछ नसें खड़ी हुई हैं, जिसमें मेरे को दबाने से इनको दर्द होता था। मैंने इनसे पूछा कि हाँ यही दर्द है। वो 2-4 जगह पे मुझे उनका कुछ जमघट सा दिखाई दिया। बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, बड़ा मुश्किल से पता चलती हैं, MRI में नहीं आती है। हम तो HRI करते हैं, हैंड रेजोनेंस इमेजिंग, तो उससे हमें पता चल गई कि इसमें कुछ गलतियां हैं। हमने उसको अपने हिसाब से थेरेपी दिया, मसाज थेरेपी, सैम थेरेपी किया, तो इन्होंने उसको रिस्पॉन्स किया। 1.5-2 घंटा मैंने इनका इलाज किया होगा। उसके बाद मैंने इनसे कहा बेटे जाओ वाश बेसिन पे जाओ। वाश बेसिन पे जाके इनके अंदर जितना भी गंद गले में था, छाती में था, बलगम था, वो सारा इन्होंने आधे घंटे तक निकाला है। तरुण जी वापस आना चाहूँगा आपके ऊपर। यहाँ पर जब इन्होंने आपका इलाज कर दिया उसके बाद एकदम इमीडिएट आपका कैसा इफेक्ट था उसका? मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। मुझे ढूंढने से भी दर्द नहीं मिल रही थी। जो डॉक्टर्स 18 डेज में मुझे रिकवर नहीं दे पा रहे थे, और मैं उनसे बार बार बोलता था कि मैं ऐसी पेन से जूझ रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी फील नहीं करी। मेरे को ऐसी एक्सेस पेन थी जिसका मैं बयान नहीं कर पा रहा था उन लोगों को, और जो कि वो मुझे समझ भी नहीं पाते, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैं अंकल के पास जब गया, और वो ऐसा टाइम था, लेट आवर्स का टाइम था, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या उन्होंने मेरे को थेरेपी में क्या क्या करा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए कि जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो अंकल ने मेरे लिए करा था। बहुत खूब है। तो सर जैसे आपने अभी हैंड रेजोनेंस इमेजिंग के बारे में बात जी की, आई एम श्योर ये एक टर्म आपने MRI से कहीं डराइवेट करी है, बट इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जिस तरीके से आप बीमारी को ढूंढते हैं, या जैसे अभी आपने कहा बारीक सी नस के अंदर कहीं आपको तनाव सा दिखा है इनके, तो उसको फिर आपने मसाज करके थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करी। तो ये किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं? बिकॉज आई एम श्योर कि कुछ दर्शक हमारे इस एपिसोड की तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि उनको अपनी बीमारियां शायद याद आ जाएं। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो शायद ये चाहें कि आपका हाथ बटाएं। तो हम किस तरह के व्यक्तियों को ढूंढ रहे हैं? देखिए, जो आपने हैंड रेजोनेंस इमेजिंग की बात की है, अगर हम अपने हाथ में कोई भी तेल लेकर के और अपने दर्द वाले एरिया के ऊपर हल्के हल्के हाथ से चलाएं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे एबनॉर्मलिटी है। उसी एबनॉर्मलिटी को हम हैंड रेजोनेंस इमेजिंग कह रहे हैं। उस एबनॉर्मलिटी को पता चलने के बाद फिर हमारे पास कुछ विशेष दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों से हम उन एरियाज़ को मसाज करते हैं, तो वहाँ पे जो जमावड़ा है, उनका जो टाइटपन है नसों का, वो रिलीज होना चालू हो जाता है और खून आराम से उसमें बहना चालू हो जाता है। और जब खून आराम से बह जाएगा तो दर्द नहीं होगा। इसी तरह का एक केस और भी है प्रीति मैम का। प्रीति जी, आपसे मेरी बात चल रही थी अभी इंटरव्यू से पहले भी, तो हम लोग ये चीज़ें आप अपनी बारे में बता रही थी कि आपका अभी इलाज चल ही रहा है। हाँ जी, मेरा इलाज एक्चुअली अभी चल ही रहा है। मैंने सुभाष भैया से थेरेपीज़, अभी मेरी 3 थेरेपीज़ हुई हैं इससे पहले, और जो मेरा इलाज चल रहा है, मेरे को ये दिक्कत आई थी। मैं ट्रॉमा सेंटर का आपने नाम सुना होगा, ये कश्मीरी गेट के पास है हॉस्पिटल, वहाँ पे लास्ट 5 मंथ से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, और इसी बीच में जॉबलेस भी हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। चलने फिरने में भी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो वहीं एक दिन मैं हॉस्पिटल ही गई हुई थी, मेरे को डॉक्टर ने MRI लिखा था। वहाँ पे एक लेडी मिली जिन्होंने भैया के बारे में मुझे जिक्र किया। उनकी डॉटर का ट्रीटमेंट भैया से हुआ होगा, तो उन्होंने बताया था 17 ईयर्स से उनकी डॉटर को प्रॉब्लम थी, तो वो टच महसूस नहीं कर पाती थी उनकी लड़की। तो उन्होंने जिक्र किया, तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए भी बहुत मिरेकल वाली बात हो गई कि मैं इतने टाइम से जॉबलेस होकर घर पे बैठी हूँ,
तो मैं ज़रूर जाऊँगी उनके पास। तो मैंने उनसे इनका नंबर लिया भैया का, फिर इनको मैंने कॉल किया सेम डे। फिर भैया से मेरी फ़ोन पे बात हुई तो इन्होंने मेरे को बुलाया। भैया ने धीरे धीरे जैसे ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। मेरे एक स्लिप डिस्क की दिक्कत थी जिसमें कि मेरे को डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि आप आगे की तरफ झुक भी नहीं सकते हैं, और एक पैरों में प्रॉब्लम थी जो एक डिसीज़ का नाम बताया था, प्लांटर फैसिटिस के नाम से कुछ डिसीज़ होती है जो कि पैर की ना हील एरिया में हो जाती है, जिसका डॉक्टर ने बोल दिया। जब भी मैं जाऊँ वो बोले टाइम लगेगा। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? तो हमेशा यही बोलते नहीं मैडम अभी टाइम लगेगा इस चीज़ में। लेकिन वही ट्रीटमेंट जब भैया ने मेरे को थेरेपी के थ्रू करना स्टार्ट किया तो मुझे इतना रिलीफ महसूस हुआ, और अब मैं नॉर्मल, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गई हूँ फिर दोबारा। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि प्रीति मैम जब हमारे से मिली यहाँ आकर तो उन्होंने अपनी सभी डॉक्टर्स की इस रिपोर्ट को भी दिखाया, एक MRI जो उनकी हो रखी थी उसको भी दिखाया। इनकी बात को सच प्रूफ करने के लिए हमारे पास वो एज प्रूफ आज भी इस स्टूडियो के अंदर मौजूद है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग इस प्रक्रिया को, इस पद्धति को अपनाएं और उसको हम लोग उजागर इस तरह से करें कि लोग इसे और ज़्यादा अपनाएं। तो ऐसे ही सर कुछ और केसेस भी मौजूद हैं, कुछ शायद एक ऐसे व्यक्ति का आपने इलाज किया जो खुद एक डॉक्टर भी हैं, और कुछ एक ऐसी संस्था से बिलोंग करते हैं जो मरीज़ों को मेंटल उपचार के लिए अपने पास यहाँ पे रखती है। मैं संस्था का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आई एम श्योर कि ये एक बड़ा ही इंट्रीगिंग सा केस था जो आपके पास आया, और उसका उपचार आपने बहुत बेहतरीन और खूबी से किया है। देखिए हमारे साथ में आज आए हुए हैं श्री बीरबल सिंह जी। वो एक बहुत बड़ी संस्था के बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत थे जी। अभी वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो मेडिकल फील्ड से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं जी। जो सर्वोच्च पद के ऊपर वो रहे हैं। उनका बेटा भी डॉक्टर है, उनकी बहू भी डॉक्टर है, उनका परिवार में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, भरमार है। उनका पोता यानी कि डॉक्टर साहब का बेटा बीमार था, उसके बारे में मैं बीरबल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो ही इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार से वो अपने पोते का इलाज हमारे से कराया उन्होंने और कितना उनको आराम मिला। उनका अपना इलाज तो हुआ ही, बाद में उनकी पत्नी का भी इलाज हुआ, लेकिन मुझे जो ज़्यादा इसके ऊपर जोर लगाना है वो उनके पोते के पे लगाना है, क्योंकि वो पोता 6 महीने से पसली के दर्द से परेशान था। वही दर्द जिसे पसली का दर्द कहते हैं, पसली चलना कहते हैं। नमस्कार बीरबल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे, तो कुछ बताइए सर अपने बारे में। सर मेरा नाम बीरबल सिंह है। मैं इभास में जो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन था, जो अभी मैं रिटायर हो गया हूँ। तो कुछ दिन पहले, 2 साल पहले मेरे पोते को पसली चल रही थी। वैसे मेरे घर में तो मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरे बेटे की वाइफ भी डॉक्टर है, और डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उन बच्चों के, उनको भी हमने दिखाया। तो उन्होंने जो सिरप लेके, परंतु पसली में उसको आराम नहीं आ रहा था मेरे पोते को। तो मैं अग्रवाल जी के पास एक दिन अपने बच्चों से छुपता हुआ उसको, बच्चों को साथ में लेकर मैं अग्रवाल जी के पास आया। मैं अग्रवाल जी जरा देखना, तो अग्रवाल जी ने उसकी थेरेपी किया और कहा भाई ऐसा है कि एक बार तो मैं करूँगा और एक दिन कल को आकर मैं देखूंगा। पहले तो उन्होंने कर दी, नेक्स्ट डे अग्रवाल जी गए तो उसकी पसलियाँ बिल्कुल ठीक थी, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, बिना दवाई दिए, सिर्फ थेरेपी की वजह से। इसी के साथ साथ में एक एपिसोड मेरे साथ और हुआ कि मेरे कंधे जो है ना, जॉइंट जो है, मैं खाना नहीं खा पाता था। ये जो जाम हो गया अपने आप ही कंधे। मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था, योगा भी करता था, परंतु कंधे यहाँ से ऊपर नहीं जाते थे। तो उसकी थेरेपी भी मैंने अग्रवाल जी से लिया। तो अग्रवाल जी जो थेरेपी दिया, उस थेरेपी से मेरा 2 थेरेपी में बिल्कुल ठीक हो गए कंधे। तो अब आप अच्छा यूँ करना, सब कुछ करना, बिल्कुल ठीक हो गए जी। इसके साथ साथ फिर मेरे एक फ्रेंड थे
सीनियर अधिकारी हैं थे ईबास में ही, तो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। जब उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, मैंने कहा हो गया चलो तो मैं आज एक आदमी से मिलवाता हूँ और बहुत परेशान हूँ। तो उनको लेके मैं अग्रवाल जी के पास आया, तो अग्रवाल जी ने उनका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद कहने लगा भाई ऐसा है, मैं आपके ऑफिस मिलने आऊँगा आपके पास, 1-2 दिन के बाद मैं आपके ऑफिस मिलने आऊँगा। अग्रवाल जी की आदत है, अगर किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो एक बार उसे घर जरूर मिलने जाते हैं। तो ऑफिस में उनसे मिलने के लिए गए, फिर एक दिन रात को उनके घर भी गए, तो पता लगा कि सिंह साहब बिल्कुल ठीक हैं। कहने लगे जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे आज से नहीं, पिछले 2006 से वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की दवाई खा रहे थे। और ये बात कब की है सर? ये है 2015 की बात। अच्छा, तकरीबन 9 साल। 2006 से वो साइकोलॉजिकल मेडिसिन ले रहे थे और अलग अलग डॉक्टरों से ले रहे थे, परंतु उसके बावजूद भी उन्हें ये कहा था भाई लाइफ ये तो आपको सारी जिंदगी खानी है दवाइयाँ, इसका कोई इलाज तो है नहीं, परंतु दवाई इलाज है बस, और कुछ नहीं। परंतु 2015 के बाद जब फिर ट्रीटमेंट दिया है, उन्होंने कोई दवाई आज तक नहीं खाई जी। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं। कई बार आते हैं अग्रवाल साहब से मिलने, उसके बावजूद भी वैसे ही आते हैं घूमते फिरते जी, मिलते हैं इनके शोरूम पे आके। शोरूम पे आके तो सर यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ और सामने आई है, वो ये कि अभी तक तो हम दर्दों की बातें कर रहे थे, अभी तक हम लोग स्टिफनेस की बात कर रहे थे, पर ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और वो भी इस थेरेपी से ठीक होती है, ये बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, अभी हमने सैम थेरेपी को बहुत कम समझा है जी। सैम थेरेपी का मतलब है सारी जितनी भी संसार में बीमारी का नाम लेंगे वो सारी ठीक हो सकती है। ये जो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, ये बहुत लोगों को होती है, केवल उनको नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसी डर से जीते हैं, कोई ना कोई फोबिया है, कोई ना कोई दर्द के अलावा कोई ना कोई सोच उनकी खराब हो जाती है जी, जिसको हम कहते हैं डर लग रहा है। सर कोई आदमी किसी बात से डरता है। ये सोच कैसे मसाज से ठीक होती है? ये सोच मसाज से ठीक होती है। मसाज के अलावा जो हम लाइजन उनसे बात करते हैं उससे ठीक होती है। अच्छा। हम अभी मेरे आज एक पेशेंट नहीं आ पाई हैं, राजेश जी हैं, वो तकरीबन 35 साल की हैं, उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको जी। वो तो सुसाइड करने को तैयार थी। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है टेलीफोन की, वो बिल्कुल ठीक है आज। अब उनका सुसाइड करना है कोई मूड नहीं है, और वो बहुत ही दिल्ली के बहुत घनिष्ठ परिवार की बहू है, एक बेटे की माँ है। तो ये कुछ नहीं है, इनको एक फोबिया था सिंह साहब को कि उनकी माँ मर जाएगी। अरे भाई, माँ तो सबकी मरी है, तुम्हारी थोड़ा अकेले की मरेगी, माँ तो सबकी मरती है। लेकिन उस बात का डर नहीं होना चाहिए। मरना मुझे भी है, जो लोग इस दुनिया में आए हैं मरना सबको है, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि कब मरना है तो वाकई आदमी मर जाएगा। भगवान ने ये अच्छी बात रखी है कि मरने की तारीख नहीं बता रखी है। ये बात बिल्कुल सही है। और दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम लोग डर में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और सुभाष जी हमारे को यहाँ पर जो बता रहे हैं, उससे हमें सीखना ये है कि डर जैसी कोई चीज़ होती नहीं। अगर हम लोग डर का सामना कर लें तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। सर, एक इसी तरह का बहुत इंटरेस्टिंग सा एक केस है जिसमें डर की जहाँ तक हमने बात करी थी, तो वो व्यक्ति को चोट लगी और उस चोट से वो काफ़ी परेशान रहे, काफ़ी देर तक परेशान रहे, फिर अचानक उनका और आपका मिलना हुआ। कुछ उस बारे में बता रहे थे आप, तो ज़रा खुलासे से बताएं प्लीज़। देखिए, मेरे छोटे भाई की बेटी के ससुर अशोक जी हैं, अशोक अग्रवाल जी,
इनसे हमारी नई नई रिश्तेदारी बनी, तो आना जाना हुआ। अब चूँकि दिल्ली में हम लोग, भाई तो मेरा जयपुर में है, तो दिल्ली में हम उनके रिश्तेदार हम ही हैं, तो हमारे पास ही आना जाना होता है। तो एक दिन मैं इनको देख रहा था कि ये अपनी छाती पर हाथ लगाते बार बार और हटा लेते थे। तो मुझे पहले तो संकोच सा हुआ, भाई रिश्तेदार से ऐसी बात करनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर मैंने पूछ ही लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई तकलीफ़ है, तो फिर मेरे को अशोक जी ने बताया कि इनको कुछ तकलीफ़ है। बाकी बातें अशोक जी बताएंगे आपको। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी इतनी देर की चर्चा में आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। बहुत से और लोगों से आपने सुना कि सुभाष जी की थेरेपी कितनी काम करती है, पर जब आप इनसे मिले तब इनके बारे में और इस थेरेपी के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो किस तरह से मुलाकात शुरू हुई और कैसे आपकी तकलीफ दूर हुई? मैं जब किसी मीटिंग में जा रहा था तो इनकी दुकान के ऊपर होते हुए जाना पड़ा मेरे को। तो ये बोले कुछ परेशान क्यों हो? मैं कहा ऐसे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्या दर्द है, क्या दर्द है? मैं कुछ नहीं, कोई दर्द है, पुराना दर्द है। मेरा एक्सीडेंट हुआ 95 में, तो बाकी सब ठीक हो गया, मगर 2 दिन में पेन ही किया। हाँ अरे किया, ये किसी भी दवाई से किसी चीज़ से ठीक नहीं होता था। जब भी होता था पेन किलर खानी पड़ती थी। तो मैं कहा वो दवाई खाते तो ठीक हो जाता है। इन्होंने बोला मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। अच्छे गिर गए, इन्होंने मेरा इलाज करा तो उस समय तो मेरे पास बोरियत महसूस होती, मैं कहाँ गिर गया मैं। महाराज उस इलाज कर दिया तो मैं बाद में देखा, मैं कहा दर्द कहीं था ही नहीं दर्द। मैं कहा चलो अभी ठीक हो गया, बाद में नजर आएगा। मैं उसको रोज किसी दिन चेक करूँ दर्द गया कहाँ, वो दर्द मेरा भी नहीं। अच्छा, कहाँ गया मुझे नहीं पता। और ये बात कब की है सर? ये हो गया मेरे ख्याल से 6 महीने के लिए हो गए, 4-6 महीने। अच्छा, और उसके बाद मेरे पेन नहीं हुआ। तो ये इस दर्द से आप 1995 से आप पीड़ित थे? 95। चलिए, ये तो सर अब इससे आगे और कितने हम लोग तथ्यों को पेश करते रहेंगे। बाकी जस्ट रिसेंटली अभी मैंने अपनी ऑडियंस में से एक व्यक्ति और है, उनको रिक्वेस्ट करी कि वो हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हों। सर वो सज्जन हैं श्री अब्दुल हबीब जी। वो अभी इस शूटिंग का जब उनको पता चला, इस एपिसोड का जब पता चला, तो उन्होंने खास रिक्वेस्ट करी कि मैं मतलब स्टूडियो में आना चाहेंगे वो भी। तो अब्दुल हबीब जी, आप तो सुन के आए हैं सर के बारे में, तो आपने क्या सुना और क्यों आना चाहते थे आप इनसे मिलने के लिए? दोस्त की मदद की, काफ़ी टाइम से चल नहीं पाती, उनकी कमर में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा था। 2 साल पहले उन्होंने सर ने इलाज किया था, लास्ट 3 महीने में मुझसे बात हुई थी। तो उन्होंने बता दिया आप नजली और प्रॉब्लम है, आप उनको और दिखला दीजिए। ये मतलब बहुत बेहतर चलती गई और आगे से उठती बैठती गई। अच्छा, तो ये सुन के आप फिर यहाँ पर आए? अच्छा सर, हमने लोगों से बातें करी, टेस्टिमनीज इकट्ठी करी, यानी कि प्रूफ्स इकट्ठे किए कि सैम थेरेपी जैसी कोई चीज़ वाकई में होती है और असर करती है। इसके प्रूफ हम लोगों ने इस वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। लेकिन सर फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा है कि तसल्ली किसी की करा देना वो बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों ने यहाँ पर सर एक एक्टिविटी एरिया बनाया है। इस एक्टिविटी एरिया के अंदर हम लोगों ने एक 2 मरीज़ों को यहाँ पर बुलाया है, ताकि जब हम आपको उनका इलाज करते हुए साक्षात देखें और उनके उसके बाद उनकी राय पूछें या उनकी चीज़ें हम लोग ग्रहण करें, तो हमें मालूम चल जाए कि वाकई में ये एक सैम थेरेपी जो है उसका इलाज बड़ा पुख्ता है और आपने उसको किस तरीके से अंजाम दिया है। सो ये चीज़ हम लोग अभी एक्टिविटी एरिया के अंदर सर करेंगे, तो आई होप आपकी इजाज़त है इसके लिए। देखिए, जो पेशेंट आए हैं आपके, एक्टिविटी हम उनके साथ करेंगे और भगवान की कृपा रहेगी वो ठीक भी हो जाएंगे जी। ठीक तो वही करते हैं, मैं तो केवल प्रयास करता हूँ। मैंने लगभग अपने जीवन काल में लगभग 25,000 लोगों का इलाज किया है, जो सब सेटिस्फाइड हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 100% ठीक करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि वो खुश हैं। चलिए सर, देख लेते हैं कि इनकी खुशी आप हम लोग हासिल कर पाते हैं कि नहीं।
तो मैं सर एक्टिविटी एरिया में जाकर उनसे बात करता हूँ और तैयारी करता हूँ और फिर मैं आपको वहाँ पे बुलाता हूँ। ठीक है, मुझे इस बात की खुशी होगी। खुशी होगी। अभी जैसे आप लोगों ने सुना, सुभाषी ने हमारे को इतना सब कुछ बताया अपनी ट्रीटमेंट के बारे में, और हम लोगों ने बातें भी करी उनके ट्रीटेड पेशेंट्स से, और पर फिर भी दोस्तों जब हम लोग आंखों से देखते हैं तभी विश्वास भी ज़्यादा हो पाता है। तो हमने कुछ ऐसे लोगों को स्टूडियो में बुलाया जो वाकई में किसी न किसी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, आपका नाम बताएंगे? राम नरेश। राम नरेश जी, आपके यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ सूजन है, तो आप एक बार कैमरे को भी दिखा दीजिए जी। तो ये बताएंगे राम नरेश जी, ये क्या हुआ है आपको? सर ये दांतों की वजह से है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, सूढ़ में सूजन आ जाती है। तो अभी आपको यहाँ दर्द है? जी सर है भी। ठीक है, तो सुभाष जी से हम लोग भी पूछ लेते हैं कि उनके पास इस चीज़ का क्या उपचार है। बल्कि मैं दर्शकों आपके सामने मैं रिक्वेस्ट करने लगा हूँ सुभाष जी को कि वो एक बार इस एक्टिविटी एरिया के अंदर आएं और खुद ही हमारे सामने डिमॉन्स्ट्रेट करें कि वो किस प्रकार ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हाँ जी, क्या हुआ आपको राम नरेश जी? सर दांतों में दर्द होता है। अच्छा, कीड़े खा रहे हैं दांतों को। दिखाओ, मुझे दिखाओ। खाया हुआ है इसने। आपको विश्वास है कि आप ठीक हो जाओगे? जी सर विश्वास है। चलिए फिर आपका शो करते हैं। ऐसा करिए थोड़ा सा। आपको अगर ज्यादा दर्द हो तो बोलना, नहीं तो करवाते रहना। अगर आपको तकलीफ हो तो जरूर बोलना। आपको कुछ आराम लगना शुरू हो गया है? लगता है कि कुछ आराम आया आपको? हाँ सर, दर्द तो नहीं हो रहा है मुझे। दर्द नहीं हो रहा। अभी आपका दर्द बिल्कुल खत्म होने वाला है और एक सूजन भी खत्म होने वाली है। आमतौर पे क्या करते हैं कि ये दांत में कीड़ा लग गया, इसको निकाल दो। आमतौर पे जो किया जाता है ये किया जाता है, इस दांत में कीड़ा लग गया, इसको निकाल दो। और वो जो कीड़ा निकलता है वो कीड़ा नहीं निकलता, वो दाढ़ निकाल दी जाती है। जब पेशेंट को गाइड करते हैं ना कि तुम्हारा कीड़ा निकाल रहे हैं, तो कीड़े के साथ साथ तो दाढ़ भी निकाल देते हैं। कीड़ा निकले ना निकले पर दाढ़ जरूर निकल जाती है। दाढ़ निकली भी दोबारा नहीं आती है, आपको दाढ़ से राम राम करनी पड़ेगी। बेचारा रोटी खाने के लिए उस दाढ़ को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और वो एक नहीं निकालेंगे, पड़ोस वाले भी कहते हैं ये भी थोड़ी डिफेक्टिव हो गई है, जबकि ये कुछ नहीं है। ये कीड़ा तो लगना गलत बात है। आमतौर पर आदमी जब कोई मीठी चीज खाने सोता है और कुल्ला नहीं करके सोता है, ये अनहाइजीनिक तो है ही है, साथ साथ ही बीमारी का घर भी है। और कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं, उनके लिए तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस कीड़े का जो पस है वो मुंह के जरिए गले में जाएगा और पेट में जाएगा और एक बीमारियों का घर बन जाएगा। तो हमें इसको तुरंत से पहले ठीक करा लेना चाहिए। हम इसी सिस्टम को अभी कर रहे हैं। दवाई अंदर इनकी स्किन के थ्रू जा रही है। हम जो इसको मसाज कर रहे हैं वो स्किन के थ्रू दवाई गई और उस जगह पे दर्द में आराम आया और ये बंदा बिल्कुल ठीक है। कीड़ा
तो अपने आप भाग जाएगा बेचारा, उसको डर लगेगा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अब ये होस्ट नहीं है, गया। जी बताइए, आपका भी इलाज किया गया है, आपको दर्द की क्या पोजीशन है? दर्द बिल्कुल गायब हो गया सर। दर्द गायब हो गया। आपका क्या शुभ नाम है? परवेज सर। परवेज जी, क्या दिक्कत है आपको? सर मेरे गर्दन में प्रॉब्लम है, मतलब ना तो ऊपर होती दर्द होता है इस एरिया में, मतलब पीछे तक का। अच्छा, तो ये दर्द कब से है आपको? ये 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए हैं आपको? मतलब अच्छा, दर्द होता था जैसे ऐसे ऐसे कि चटक जाती थी, उसके बाद में 2-3 मिनट लगे आराम, उसके बाद फिर वही। तो कहीं आपने कहीं इलाज करवाया इसका इन 4-5 सालों के अंदर, किसी से मिले, डॉक्टर से? नहीं सर। तो अभी तक कहीं दिखाया नहीं इसे? नहीं दिखाया, एक बार दिखाया था, दवाई ली थी, कुछ आराम हुआ नहीं कहीं। कैसी दवाई थी वो? एलोपैथिक दवाई थी, आयुर्वेदिक थी? वो तेल था सर। अच्छा, वो भी कहीं से आप? वो कह रहे थे कि नसें वगैरह जो है ना ब्लॉक, वो खुल जाएंगी। चलिए, तो अभी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सुभाष जी को एक बार फिर से कि इन्हें आकर अटेंड करें, और इन्होंने भी जैसे कि बताया कि तेल से कुछ करवाया था, तो यही हम लोगों को बल्कि एक अच्छा टेस्टिमनी मिल जाएगा, बिकॉज़ ये जो ऑइंटमेंट्स हैं, ये जो ऑयल्स हैं सर के पास, वो मेडिकेटेड हैं और ख़ास तौर से ट्रीट किए गए हैं, तो उसमें और इसमें फ़र्क भी साफ हमें मालूम चल जाएगा। तो मैं आमंत्रित करूंगा सुभाष जी को एक्टिविटी एरिया के अंदर। जी, आपकी गर्दन में दर्द है तो आपको एक कमीज उतारनी पड़ेगी, उतार दीजिए, मैं ठीक करता हूँ अभी। इसको गर्दन पीछे जाने में तकलीफ हो रही होगी, ये बात तो ठीक है। ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो इनको तकलीफ तो है, गर्दन में तकलीफ है। इनका जो सर्वाइकल एरिया है ना, उसमें थोड़ी सी चर्बी डिपॉजिट हो चुकी है, इसके कारण ये पीछे गर्दन नहीं ले जा पाते। जो गांठें हैं रीढ़ की हड्डी के ऊपर, जो सर्वाइकल एरिया में, वो साफ नहीं है, उनके बीच में कुछ चर्बी घुसी हुई है, जिसके कारण ये देखो ये चीजें यहाँ पे दिक्कत है इसको। एक बार गर्दन पीछे ले जाओ, लाओ पीछे, कहीं ना देखो गई। जी, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टूल है जो हम रीढ़ की हड्डी रिपेयर करने में काम लेते हैं। रीढ़ की हड्डी के जो बीच में गांठें हैं बहुत सारी, नीचे से लेकर ऊपर तक, उनमें जहाँ पे भी कहीं चर्बी का डिपॉजिट है तो उसको हम इससे ठीक कर देते हैं और मूवमेंट ठीक हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है। अभी हम कर रहे हैं उसको। ये रीढ़ की हड्डी के बीच का जो चर्बी है। जी प्रवेश जी, अब आप गर्दन घुमा के देखिए, आपको कोई तकलीफ है? घुमाइए जरा, पीछे नहीं जा रहे थे आप, पीछे जा पा रहे हैं? राइट लेफ्ट है? अब कहीं दर्द नहीं हो रहा है? अब ठीक लग रहे हैं आप? ठीक। तो सर, हम लोगों ने ये भी देख लिया कि किस तरीके से आप ट्रीटमेंट देते हैं, पर अब एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से जनता को चले जाए तो आई थिंक इस एपिसोड की बहुत बेहतरीन एंडिंग हो जाएगी। कपूर साहब, आप होशियार आदमी हैं, आपने सबकी भलाई के लिए पूछा, तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ जी कि जितनी भी बीमारियां हैं जिनको हम बहुत बड़ी बड़ी मानते हैं, वास्तव में बहुत बड़ी नहीं है,
बहुत छोटी छोटी हैं और उनको हम सैम थेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। पहले मेरा विचार था कि मैं इसके लिए केवल पढ़े लिखे डॉक्टर को ही ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पढ़े लिखे डॉक्टर ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत भीड़ लगी है जी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि जिस आदमी के अंदर भी इतनी सामर्थ्य होगी कि वो थोड़ा बहुत भी बॉडी का ज्ञान रखता होगा, उसको मैं ट्रेनिंग दूंगा। मैं ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री दूंगा, और अगर दवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दवाई भी अरेंज कराऊंगा। हो सकता है वो भी फ्री अरेंज कराऊं, कोई पैसा ना लगे। मैं चाहूँगा कि वो लोग जो सामने आना चाहें इसको सीखें, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, जिस तरह से मैं सबके लिए करने का प्रयास करता हूँ वो भी सबके लिए प्रयास करें। और मैं तो कोई पैसा नहीं लेता हूँ, अगर वो पैसा भी लेना चाहें तो लें, लेकिन मरीज को वास्तविक इलाज तो मिले। लोग फिजियोथेरेपी करते हैं उसके भी पैसे लेते हैं, और दूसरी थेरेपी करते हैं उसके पैसे लेते हैं। तो मेरे सिस्टम की भी अगर कोई पैसे भी लेगा तो कम से कम मरीज को इलाज तो मिलेगा। उसकी सपोर्ट के लिए मैं बैठा हूँ, मैं सिखाऊंगा भी और दवाई भी अरेंज कराऊंगा, क्योंकि बाजार में दवाइयाँ भी सब असली नहीं मिल रही हैं, और असली दवाई के बगैर इलाज असली नहीं होगा। जी, जी। मैं यहीं पे इसी नोट के ऊपर इस एपिसोड का कंक्लूजन तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही में दोस्तों आप सभी से ये प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत जल्द ही हम लोग सुभाष जी के साथ में एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके तहत हम लोग बहुत से ऐसे व्यक्तियों को यहाँ बुलाएंगे जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। आपको भी यदि हमारे थ्रू सुभाष जी तक पहुँचना है और उनसे अपना इलाज करवाना है तो हमारे नंबर्स यहाँ स्क्रीन के नीचे आप देख पा रहे हैं। आप इन नंबर्स के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सुभाष जी तक पहुँचने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। और साथ ही में एक चीज़ और भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति इस सैम थेरेपी को अपनाना चाहते हैं वो भी हमें इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेसेस के ऊपर अपना एक बायोडाटा छोड़ सकते हैं। हम लोग वो बायोडाटा जो है सुभाष जी तक पहुंचाएंगे ताकि वो उनमें से योग्य व्यक्तियों को चुनकर उन्हें इस थेरेपी का ज्ञान दे सकें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।